नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। कहते हैं दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। चीन और पाकिस्तान की दोस्ती की बुनियाद भी शायद यही है, लेकिन दोनों का दुश्मनी निभाने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग रहा है। दोनों पर हिंदुस्तान भारी भी रहा है। इसी बुनियाद पर दोनों की दोस्ती मजबूत होती चली गई। इन दोनों की दोस्ती पर अब एक कहावत और फिट हो गई। कौन सी कहावत? खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता। पाकिस्तान का रंग अब चीन पर चढ़ने लगा। दोनों आतंकवाद का रास्ता अपनाकर भारत के खिलाफ जंग छेड़ने के मूड में। यानी जंग सेनाएं नहीं लड़ेंगी, बल्कि पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन भारत में आतंकियों को भेजने की तैयारी करेगा। चीन और पाकिस्तान से लगने वाली अगर भारत की सीमाओं को जोड़ा जाए तो मोटे तौर पर गुजरात से लेकर जम्मू कश्मीर और लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक ये पूरी सीमा हो जाती। लेकिन हैरानी की बात यह है कि दोनों पड़ोसी मिलकर भी सीधी लड़ाई लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे। इलाहाबाद के एक मशहूर शायर हैं एहतराम इस्लाम, उन्होंने लिखा, अग्निवर्षा है तो है, हां बर्फबारी है तो है। अग्निवर्षा है तो है, हां बर्फबारी है तो है। मौसमों के दरमियान एक जंग जारी है तो है। खून पसीना एक करके हम सजाते हैं इसे। हम अगर कह दें कि ये दुनिया हमारी है तो है। इसकी बड़ी वजह यह है कि गलवान में मिले मुंहतोड़ जवाब के बाद से चीन के होश उड़े हुए। चीन समझ गया कि ये 1962 वाला भारत नहीं है। अगर टकराने की कोशिश की तो अक्साई चिन भी चीन के हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए अब भारत को जवाब देने के लिए चीन और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियों ने हाथ मिला लिया। चीन वैसे भी पिछले कुछ सालों में आतंकी मुल्क पाकिस्तान की हर मुमकिन मदद करता रहा है। मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घोषित होने से बचाने के लिए चीन ने पूरी ताकत लगा दी थी। अलग अलग तरह के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों से पाकिस्तान को बचाने में भी चीन ने हमेशा एक ढाल बनने की कोशिश की। जबकि ऐसा नहीं है कि चीन आतंकवाद का मतलब नहीं जानता। चीन का शिनजियांग प्रांत जो है 1990 तक आतंकी मार झेलता रहा। चीन से छपने वाले जर्नल ऑफ कंटेम्पररी चाइना की एक रिपोर्ट के मुताबिक 200 से ज्यादा आतंकी हमले अकेले शिनजियांग प्रांत में 1990 तक हो चुके थे। आतंकी चीन की सरकार के काबू से बाहर होने लगे थे और दहशतगर्दी का जहर चीन को खोखला करने लगा था। शिनजियांग में मुसलमानों की बहुत बड़ी जनसंख्या है, लेकिन चीन ने हालात काबू में करने के लिए ताकत का बेजा इस्तेमाल किया। न मानवाधिकारों की कोई परवाह की, किसी कानून के दायरे को माना। सेना ने आतंक से लड़ने के लिए वो सब किया जो करने के बारे में भारत या कोई भी कानून को मानने वाला मुल्क कभी सोच भी नहीं सकता। लेकिन हैरानी की बात यह है कि हिंदुस्तान से अदावत के चक्कर में चीन को ना अपना दर्द याद है, ना ही कोई लिहाज। बशीर बद्र ने लिखा, दुश्मनी जमकर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त हो जाएं तो शर्मिंदा ना हो। हालांकि चीन एक ऐसा मुल्क है जो दुश्मनी निभाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। भारत से दुश्मनी में अंधा हुआ चीन पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा। चीन आतंक की दुनिया में चीन ने की एंट्री। आईएसआई करा रही है चीन की। आईएसआई अब चीन की दोस्ती उन आतंकी संगठनों से करवा रहा है जिनका इस्तेमाल वो भारत के खिलाफ करता है। कहा जाता है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। पाकिस्तान भी अब इसी फॉर्मूले पर आगे बढ़ रहा है। भारत और चीन के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर पाकिस्तान ने एक नई साजिश रची है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई
चीन की खुफिया एजेंसी को आतंक की दुनिया में दाखिल करा रही है और आतंक का नया गठबंधन बनाने की कोशिश कर रही है। गलवान में भारत और चीन के बीच हुए घमासान के फौरन बाद ही पाकिस्तान ने साजिशों का ताना बाना बुनना शुरू कर दिया। उसकी कोशिश ये है कि इस विवाद की चिंगारी को सुलगाकर अपनी आतंक की फैक्ट्री को मजबूत बनाया जाए। इस मंसूबे को अंजाम देने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने जो ब्लूप्रिंट तैयार किया है उसे अब अंजाम देने की कोशिश शुरू हो गई है। पाकिस्तान ने गलवान विवाद का फायदा उठाने का मंसूबा बनाया है। यही वजह है कि विवाद के बाद आईएसआई ने चीन की खुफिया एजेंसी से मुलाकात की है। चीन की खुफिया एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट सिक्योरिटी यानी एमएसएस के नाम से जानी जाती है। आईएसआई के अफसरों ने एमएसएस के अफसरों के साथ एक बैठक की है, जिसमें आईएसआई ने अलबद्र के आतंकियों को चीन की खुफिया एजेंसी एमएसएस के अफसरों से मिलवाया। इस बैठक में आतंकियों को हथियार और पैसे मुहैया कराने को लेकर चर्चा हुई। आईएसआई की कोशिश है कि कश्मीर में आतंकियों को चीन से फंडिंग कराई जाए। अब तक दुनिया यही जानती थी कि आतंकवाद को लेकर चीन की नीति काफी सख्त है, लेकिन पाकिस्तान से दोस्ती में अंधा हो चुका चीन अब तक तो जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को संयुक्त राष्ट्र में बचाता था। लेकिन अब चीन इस कदर बौखला उठा है कि चीन की खुफिया एजेंसियां आतंकियों से मुलाकात कर रही हैं। यानी चीन अब पूरी तरह से पाकिस्तान की राह पर निकल पड़ा है। इस दोस्ती के पीछे सबसे बड़ी वजह तो गलवान में चीन की हार ही है, लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसी वजहें हैं जिससे चीन आतंक की दुनिया में एंट्री कर रहा है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने से पाकिस्तान परेशान है, जबकि लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने से चीन भी बौखलाया हुआ है। पाकिस्तान आर्टिकल 370 के नाम पर कश्मीर में आतंक फैलाना चाहता है, लेकिन भारत के पलटवार की वजह से उसकी साजिशें हर बार नाकाम हो जाती हैं। इसीलिए अब आईएसआई लद्दाख को लेकर चीन की बौखलाहट का फायदा उठा रही है। आईएसआई चीन को भी आतंक के हथियार से भारत से मुकाबला करने के लिए उकसा रही है। भारत ने लद्दाख को जैसे ही केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया, चीन ने लद्दाख की सीमा पर साजिशें रचनी शुरू कर दी। पहले तो चीन ने छोटे मोटे विवाद पैदा किए, जिसका माकूल जवाब भारत की सेना ने दे दिया। उससे बौखलाए चीन ने गलवान में जबरदस्त साजिश रची और उसमें भी उसे मुंह की खानी पड़ी। इसके बाद इस कहानी में एंट्री हुई पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने चीन को समझाना शुरू कर दिया कि अगर हिंदुस्तान से मुकाबला करना है तो चीन को पाकिस्तान के आतंकवाद को दूध पिलाना ही पड़ेगा। भारत से दुश्मनी में अंधा हो चुका चीन भी पाकिस्तान की राह पर निकल पड़ा है और उसकी खुफिया एजेंसियों ने भारत के खिलाफ तैयार किए गए आईएसआई के आतंकियों के साथ बैठक शुरू कर दी। खुफिया जानकारी के मुताबिक आईएसआई के अफसर लगातार चीन की खुफिया एजेंसी के अफसरों से मिल रहे हैं और वो अपने आतंक के आकाओं को भी चीन के अफसरों से मिलवा रहे हैं। जितने भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन हैं, अगर आप लश्कर तैयबा देखियो, अल बदर देखो, हिजबुल मुजाहिदीन देखो, जैश ए मोहम्मद देखो, ये कौन है? ये सब पाले पोषे हैं पाकिस्तान के आईएसआई ने, और ये इनकी ट्रेनिंग जो है, इनकी देखभाल जो है, ये पाकिस्तान के आईएसआई ही कर रही है। खुफिया जानकारी के मुताबिक पाकिस्तान ने अब वीगर मुसलमानों को आतंकी बनाना शुरू कर दिया है। इसके लिए पीओके के मीरपुर में आतंकी कैंप में वीगर मुसलमानों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा बलूचिस्तान में भी वीगर मुसलमानों को आतंकी बनाया जा रहा है। ये ट्रेनिंग पाकिस्तान की सेना और जिहादी संगठन मिलकर दे रहे हैं। जो वीगर मुसलमान हैं, उनको लाखों की तादाद में उन्होंने अलग से कैंपों में रखा है। जिनजियांग में उनकी औरतों के साथ बदतमीजी हो रही है। तो यहाँ तक होने के बाद अगर वही जो उइगर मुसलमानों को ट्रेन करे टेररिस्ट एक्टिविटीज में, तो ये एक तरफ से कॉन्ट्रडिक्ट। चीन गलवान में भारत के हाथों चित हुआ है, तो वहीं पाकिस्तान कश्मीर में रोज मुंह की खाता है। अपनी हार से बौखलाए ये दोनों देश भारत विरोधी आतंक का मोर्चा तो बना ही रहे हैं, साथ ही सैन्य मोर्चे पर भी ये गुपचुप ढंग से हाथ मिला रहे हैं। इसके लिए पाकिस्तान ने अपना स्कार्दू एयरबेस चीन के लिए खोल दिया है। स्कार्दू एयरबेस पर चीन के लड़ाकू विमान देखे गए। खबरों के मुताबिक जून में चीन के 2 दर्जन J-10 लड़ाकू विमान स्कार्दू पहुंचे हैं। चीन और पाकिस्तान की इस साजिश का भारत को पहले से अंदाजा है, इसलिए भारत ने भी इसके लिए पूरी तैयारी कर रखी है। ये तैयारी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि स्कार्दू एयरबेस की लेह से दूरी महज 100 किलोमीटर। चीन और पाकिस्तान की दोहरी साजिश से मुकाबला करने के लिए भारत भी पूरी तरह से तैयार है। भारत के जवान भी मोर्चे पर डटे हुए हैं, जो दोनों मोर्चों पर दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। कहते हैं चादर जितनी हो पैर उतने ही पसारने चाहिए।
लेकिन यह समझना भी आसान नहीं होता कि आखिर चादर कितनी है। चीन के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। बातचीत की मेज पर हमेशा फौज को पीछे हटाने का वादा करने वाला चीन कभी वादे पर खरा नहीं उतरता। मनु भारद्वाज ने एक लिखा शेर, अब दे ही रहा है तो मुकम्मल बयान दे, अब दे ही रहा है तो मुकम्मल बयान दे, वादे से फिर ना जाएगा मुझको ज़बान दे। चीन हमेशा बातचीत में इसलिए बैकफुट पर रहता है क्योंकि जमीन के टुकड़ों पर उसके दावों से जुड़े उसके पास कोई सबूत नहीं, केवल उसकी भूख है। एलएसी नाम की किसी लकीर को चीन समझने को तैयार नहीं। मौका परस्ती चीन की रग रग में, जरा सा मौका मिलते ही किसी भी जमीन के टुकड़े पर कब्जा कर लेना, फिर एलएसी की नई परिभाषा गढ़ लेना चीन की पुरानी आदत रही। सेना से जुड़े मामलों पर रिसर्च करने वाली इंडियन डिफेंस रिव्यू के लिए भारतीय फौज के एक बड़े अधिकारी रहे शेरू थपलियाल ने एक आर्टिकल लिखा। उनके मुताबिक भारत से गलती चीन को पहचानने में हमेशा से होती रही। पहली गलती भारत से 1950 में हुई जब चीन ने तिब्बत पर हमला किया। भारत तिब्बत की मदद कर सकता था और वहीं अगर चीन को जवाब दिया गया होता तो उसके हौसले बुलंद नहीं होते। लेकिन भारत ने तिब्बत पर चीन के एक्शन का 1950 में कोई खास विरोध भी नहीं किया। यहीं से चीन की नजरें हिंदुस्तान से लगने वाली सरहद पर टेढ़ी होनी शुरू हो। धीरे धीरे चीन ने भारत को उकसाना शुरू किया। दोनों देशों के नेताओं में और फौज के अफसरों में बातचीत के कई दौर चले, लेकिन दिक्कत यह हुई कि चीन का दावा हर बातचीत में बदलने लगा। यानी पहली बातचीत में दावा कुछ और, दूसरी बातचीत में दावा कुछ और आगे बढ़ जाए, तीसरी बातचीत में दावा उससे भी आगे बढ़ जाए। बातचीत का यह दौर 1959 तक चलता रहा। हिंदुस्तान को लगता था कि पड़ोसी है, सुधर जाएगा, लेकिन चीन तो पहले से ही जंग की तैयारी में था और 2020 में चीन वही कर रहा है जो उसने 1950 के दशक में किया था। फर्क इतना है कि उस वक्त भारत तैयार नहीं था, लेकिन आज चीन भी जानता है कि भारत से टकराना आसान नहीं है। ज़हीर कुरैशी ने लिखा है कि अनुभवों की पाठशाला ने सिखाया है बहुत, जो सिखाया वो मेरे काम आया है बहुत। आप जिसकी धीरता गंभीरता पर मुग्ध हैं, उस समंदर ने जहाजों को डुबाया है बहुत। लेकिन कहते हैं चोर चोरी से जाए, सीना जोरी से न जाए। बातचीत की मेज पर बार बार घुटने टेकने वाले चीन ने एक बार फिर एलएसी पर सीना जोरी कर दी। चीन ने रणनीतिक महत्व वाले लद्दाख के कई अहम हिस्सों पर एक बार फिर अपना दावा ठोका, फिर से भारत को उकसाने की कोशिश की। एक बार फिर दिखा दिया है कि जो वो कहता है वो कभी करता नहीं। ये सब बहुत कुछ वैसा ही है जैसा चीन ने 1950 के दशक में किया था। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन ने फिंगर 4 और फिंगर 5 के पास एक 80 मीटर चौड़ा बोर्ड लगा दिया है। इस बोर्ड के जरिए चीन इस पूरे इलाके पर अपनी दावेदारी पेश करने की फिराक में है। चीन की कोशिश है कि इस बोर्ड से वो ये साबित कर दे कि इस इलाके में वो पहले से ही मौजूद था और रणनीतिक लिहाज से बेहद ही अहम इस इलाके पर कब्जा कर ले। चीन ने पैंगोंग झील के पास कब्जे की नीयत से एक नई चाल चली है। चीन की सेना ने झील के फिंगर 4 और फिंगर 5 के बीच बड़े बड़े नक्शे लगाकर सिर्फ झील के विवादित इलाके ही नहीं बल्कि गलवान, डेप्सांग और हॉट स्प्रिंग के अच्छे खासे इलाके पर अपनी दावेदारी ठोकने की कोशिश की है। यही नहीं, कोर कमांडरों के बीच 22 जून को पीछे हटने की सहमति के बावजूद चीन ने 81 मीटर लंबे और 25 मीटर चौड़े इलाके में टेंट और बंकर की तरह नजर आने वाले 185 नए ढांचे भी बना लिए हैं। सूत्रों की माने तो चीन रणनीतिक महत्व वाले फिंगर 4 और फिंगर 5 पर कब्जा करना चाहता है। यही वजह है कि उसने यहां 80 मीटर चौड़े बोर्ड लगा दिए हैं।
ये बोर्ड अंतरिक्ष से ली जाने वाली तस्वीरों में भी कैद हो सकते हैं। इन बोर्ड पर चीन की भाषा में कुछ लिखा हुआ है और उसका नक्शा भी छपा हुआ है। तो इसमें कोई शक नहीं कि भारत इसको मानने वाला नहीं है। भारत चाहता है कि चीन स्टेटस को मेंटेन करे जो पहले था। अगर चीन नहीं मानता है तो हम बड़े किसी चीज की हद तक जाने के लिए भारत तैयार है। अगर वहां पर डटे रहना है तो भारत की फौजें डटी हुई हैं, मगर इलाका चीन को नहीं दिया जा सकता। ये एक ऑप्शन अवेलेबल है। पहले डिप्लोमेटिकली ट्राई करना चाहिए, मिलिटरीली बातचीत करनी चाहिए। भारतीय सेना को चीन की इस हरकत का पता सैटेलाइट इमेज की पड़ताल के बाद चला। साथ ही ये भी पता चला है कि चीन फिंगर 3 की तरफ भी आने की कोशिश में है, जहां भारतीय सेना डट कर खड़ी है। चीन ने पैंगोंग झील के फिंगर 4 से फिंगर 8 तक करीब 8 वर्ग किलोमीटर इलाके में पहले ही अपनी मौजूदगी बढ़ा दी। हालांकि ये करतूत झील की तरफ पानी पर हुई है, लेकिन इसे नजरअंदाज बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये पूरा इलाका रणनीति के लिहाज से भारत के लिए बेहद अहम है। और अगर एक बार चीन यहां काबिज हो गया तो उसकी स्थिति मजबूत हो जाएगी। आपको बताते हैं कि फिंगर 4 और फिंगर 5 आखिर है क्या, और यहां चीन की मौजूदगी चिंता का सबब क्यों है। दरअसल पैंगोंग झील के फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक का इलाका भारत का है। फिंगर 8 से आगे तक का हिस्सा चीन के इलाके में आता है। लेकिन अब चीन फिंगर 4 से लेकर फिंगर 8 तक अपनी दावेदारी ठोक रहा है। तो आपको बता दें कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC फिंगर 8 से होकर गुजरती है। ये फिंगर 5 और 6 के बीच में बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए हैं जो कहते हैं कि ये चीन का इलाका है। तो कहीं ना कहीं चीन की एक सोची समझी साजिश है। ये एक प्रेशर टैक्टिस है कि वो जो है, क्योंकि ये जो एक प्रकार स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है। ये जो पहाड़ी इलाका है जो फिंगर 4 और 8 के ऊपर, वो लेक को डोमिनेट करता है, और लेक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये है पैंगोंग झील का इलाका। नक्शे के जरिए समझिए पूरा विवाद आखिर है क्या। दरअसल पैंगोंग झील में 8 पॉइंट हैं, जिन्हें फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक कहा जाता है। फिंगर 1 से लेकर फिंगर 8 तक का इलाका भारत का है। फिंगर 4 के पास भारतीय सेना की स्थायी पोस्ट भी है। इसके आगे फिंगर 8 तक भारतीय सैनिक पैदल या बोट से गश्त करते हैं। लेकिन चीन फिंगर 4 तक का इलाका कब्जा करना चाहता है, जिसके लिए उसकी सेना फिंगर 4 तक आ गई थी। हालांकि यहां भारतीय सेना का भी भारी जमावड़ा है। यहां सेना चीन के छक्के छुड़ा सकती है, लेकिन हकीकत यही है कि चीन बार बार अपनी ही बात से मुकर रहा है। चीन की सेना इस इलाके में 4 कदम आगे बढ़ती है और 2 कदम पीछे हटने का नाटक करती है। जो फिंगर 4 और 4 और 8 से जो ऊपर को जा रही हैं, वो डोमिनेट करती हैं ये लेक का एरिया, जो कि बहुत महत्व वाला है। और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं ये उस इलाके को डोमिनेट करते हैं जहां बोटों को पार किया जाता है भारत की तरफ, लुकिंग एरिया जहां से ट्रुप्स भी लॉन्च हो सकते हैं, तो उस इलाके को भी ये डोमिनेट करते हैं। तो इसका एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, और इसलिए वो फिंगर 4 और 8 छोड़ना नहीं चाहता। चीन की बदमाश कंपनी यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी शी जिनपिंग के हुक्म की तामील करते हुए भारत के इलाकों पर अपनी दावेदारी ठोकने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। हालांकि इसी दौरान चीन और भारतीय सेना के अधिकारियों के बीच चुशुल में मंगलवार को हुई तीसरी बार की बातचीत के बाद यह फैसला किया गया है कि चीन LAC पर धीरे धीरे अपने सैनिकों की संख्या घटाएगा और उसकी फौज विवाद वाले इलाकों से पीछे हटेगी। लेकिन चीन पर भरोसा करना अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मारने से कम नहीं। लिहाजा हिंदुस्तान की फौज पैंगोंग झील से लेकर गलवान और डेप्सांग तक पूरी मुस्तैदी के साथ डटी हुई है। तो भारत की सरकार चीन पर कूटनीतिक दबाव डालकर उसे सबक सिखाने की कोशिश कर रही है। एक ऐसा मामला सामने आया है कि जिससे साफ होता है कि चीन झूठ की बुनियाद पर कुछ भी खड़ा कर सकता है। चीन के गोल्ड रिजर्व में घोटाले की खबर है। गोल्ड रिजर्व कोई छोटी बात नहीं है, या किसी देश का अंदरूनी मामला भी नहीं है। गोल्ड रिजर्व का मतलब है किसी देश के पास जमा ऐसा सोना जो किसी भी बुरे वक्त में काम आ सके। गोल्ड रिजर्व किसी भी मुल्क की दुनिया में साख जो होती है उसको माना जाता है, उसको दिखाता है। इसी के आधार पर दुनिया की बड़ी बड़ी एजेंसियां किसी मुल्क को
कर्ज देती। गोल्ड रिजर्व के आधार पर ही देश की जनता यह समझती है कि उनके मुल्क की माली हालत कैसी है। लेकिन चीन में गोल्ड रिजर्व में भी घोटाला हो गया। चीन के लिए यह इसलिए भी शर्मनाक है क्योंकि बैंकिंग के पूरे सिस्टम को चीन की सरकार अपनी मुट्ठी में रखती है। चीन का सबसे बड़ा बैंक है बैंक ऑफ चाइना, जिसमें आधी से ज्यादा हिस्सेदारी चीन की सरकार की है। दुनिया को दिखाने के लिए चीन ने कुछ साल पहले बैंकिंग में सुधार भले ही किए हों, लेकिन ज्यादातर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां अब भी यही मानती हैं कि चीन का पूरा बैंकिंग सिस्टम वहां की सरकार के कंट्रोल में रहता है। सोने की वैसे भी चीन की अर्थव्यवस्था में एक खास जगह है। सोना रखने वाले दुनिया के मुल्कों में चीन का नाम किसी जमाने में बेहद नीचे था और 1950 में चीन की कम्युनिस्ट सरकार ने एक कानून बनाया। उस कानून के मुताबिक निजी लोगों के लिए, मतलब आम लोगों के लिए निजी तौर पर सोना रखने पर रोक लगा दी गई। मतलब कानून यह कि सोना केवल सरकार के पास ही होगा। देश का कोई भी नागरिक कहीं से भी किसी भी तरह का सोना नहीं खरीद सकता था। यह कानून 1950 में बनाया, 2003 तक चला। जब दुनिया कुछ बदली, कुछ दबाव चीन पर बना, कुछ आर्थिक और कुछ सियासी पाबंदियां देश में कम करने या दुनिया को दिखाने के लिए कुछ सुधार करने शुरू किए गए, तब तक चीन में ऐसा ही रहा। और अब गोल्ड रिजर्व में ऐसा घोटाला जिसे सुनकर दुनिया हैरान तो है ही, चीन पर हंस भी रही है। तो जानकारी यह सामने आई है कि चीन के गोल्ड रिजर्व का 4% हिस्सा, पूरे गोल्ड रिजर्व का जितना सोना रिजर्व में है उसका 4% पीतल है। ने ताकत को बढ़ा चढ़ाकर बताने के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है, लेकिन गलवान में भारत के जांबाज सैनिकों ने उसकी ये पोल भी खोल दी। बात आगे बढ़ी तो चीन के कई और राज सामने आने लगे। ताजा जानकारी चीन की अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई है। खबर के मुताबिक चीन झूठ और फरेब के दम पर अपने जिस खजाने को भरा हुआ बताता है, असल में वो खाली है। चीन के खजाने की पोल दुनिया की एक मशहूर वेबसाइट ने खोली है, जिसके मुताबिक चीन अब तक अपने खजाने को जितना मजबूत बताता रहा है, वो दरअसल एक बहुत बड़ा झूठ था। असल में चीन का खजाना खाली है। चीन अपने खजाने में जितने गोल्ड रिजर्व का दावा करता है, उसमें एक हिस्सा तो सोना है ही नहीं। इस तरह चीन दुनिया को अपने मजबूत खजाने का सिर्फ फरेब दिखाता है, जबकि सच यह है कि चीन के गोल्ड रिजर्व में जितना सोना रखा है उसमें 4% सोना है ही नहीं। असलियत यह है कि चीन के बैंक में गोल्ड रिजर्व के नाम पर रखे सोने का एक हिस्सा पीतल है। ताजा जानकारी के मुताबिक चीन के बैंक में रखे गोल्ड रिजर्व में 83 टन पीतल रखा हुआ है। इस तरह पीतल को सोना बताकर चीन ने 21,000 करोड़ से ज्यादा का घोटाला किया है। चीन के इस घोटाले के सामने आने के बाद अब पूरी दुनिया में हलचल मच गई है, क्योंकि दुनिया में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी देश का गोल्ड रिजर्व ही फर्जी पाया गया। ऐसे फेक गोल्ड को गिरवी रख करके लोन लिया जो कि कॉपर के बने हुए थे, और इस कंपनी ने 83 टन जो है फेक गोल्ड को गिरवी रखा और उसके माध्यम से 2.8 बिलियन US डॉलर्स जो है का कर्ज लिया। चीन में इस फर्जीवाड़े को अंजाम भी बेहद शातिर तरीके से दिया गया, ताकि सरकार की तिजोरी भी भरी दिखाई दे और शी जिनपिंग की सरकार पर उंगली भी न उठे। हम आपको बताते हैं कि चीन ने दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला अंजाम कैसे दिया। दरअसल चीन में किंग गोल्ड नाम की गहने की बड़ी कंपनी है, जिसका मुख्यालय कोरोना के लिए बदनाम चीन के वुहान शहर में। इस कंपनी ने सोना गिरवी रखकर चीन के 14 बैंकों से कर्ज लिया। कंपनी ने अलग अलग बैंकों में लगभग 83 टन सोना गिरवी रखा। इसके बदले में कंपनी को 21,170 करोड़ रुपए का कर्ज मिल गया। लेकिन असल घोटाला यही हुआ। चीन की कंपनी ने 83 टन सोने के बजाय बैंक में पीतल गिरवी रखा और चीन की सरकार ने 83 टन पीतल को अपने गोल्ड रिजर्व में जोड़ दिया। एक कंपनी एक दो नहीं बल्कि 14 बैंकों में सोने के नाम पर पीतल गिरवी रखकर करोड़ों का लोन ले लेती है
और कोई भी बैंक सोने के नाम पर रखे जा रहे पीतल को पहचान नहीं पाती। ये तभी मुमकिन है जब सरकार में बैठे लोगों तक इसके तार जुड़े हों। इस घोटाले के सामने आने के बाद यही माना जा रहा है कि चीन की सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत दिखाने के लिए पर्दे के पीछे ये साजिश रची। चाइना की सरकार के साथ साठगांठ से ही ये हुआ है और चाइना अपने इस तरीके के मैनिपुलेशन के लिए, इस तरीके के नकारात्मक व्यवहार के लिए पहले भी कुख्यात रहा है। चाइना ने समय समय पे इस तरीके की गतिविधियां की हैं। चीन का ये घोटाला इस किस्म का दुनिया का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा माना जा रहा है। इस घोटाले के सामने आने के बाद अर्थव्यवस्था को लेकर चीन के झूठ की भी पोल खुल गई है। इससे यह भी साबित हो गया है कि चीन अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में दुनिया को जो बताता है वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है और इसी झूठ के दम पर वो अब तक अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट एजेंसियों से अच्छी क्रेडिट रेटिंग लेता आया है। लेकिन इस घोटाले के सामने आने के बाद अंतरराष्ट्रीय एजेंसियां चीन की क्रेडिट रेटिंग भी गिरा सकती हैं। यदि ये सिद्ध हो जाता है, जिसके ऊपर अभी जांच चल रही है, तो निसंदेह अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज जो हैं वो चाइना के क्रेडिट को बहुत डाउनग्रेड कर देंगी और ये चाइना के आर्थिक भविष्य को अंधकारमय बनाएगा। दुनिया जानती है कि चीन सुपर पावर बनने के लिए बेताब है। खुद को ताकतवर साबित करने के लिए वो पूरी दुनिया में तरह तरह का झूठा प्रचार करता है। उसकी सच्चाई दुनिया के सामने ना आ जाए इसलिए वो अपने ही नागरिकों पर तरह तरह की पाबंदियां लगाता है। लेकिन अब चीन के सुपर पावर वाले ढोंग की पोल खुल चुकी है। सच्चाई ये है कि उसकी सेना तो कमजोर है ही, उसकी अर्थव्यवस्था भी पूरी तरह से खोखली हो चुकी है। मशहूर शायर हैं राहत इंदौरी, सब लोग जानते हैं। उन्होंने लिखा, अगर खिलाफ हैं होने दो, जान थोड़ी है। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहां पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। ये फिलहाल भारत और चीन के रिश्तों पर भी सटीक बैठता है, क्योंकि भारत ये समझ चुका है कि चीन बाज आने वाला नहीं है। चीन जंग के लिए उकसा रहा, LAC पर साजिश रचने में लगा हुआ है। लेकिन भारत की भी अब तैयारी पूरी है। अगर जंग के लिए चीन ने मजबूर किया तो ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा और जंग के मैदान में सारा हिसाब बराबर कर दिया जाएगा। चीन वैसे भी अपने इसी मिजाज की वजह से दुनिया में अलग थलग पड़ चुका है। पिछले ही हफ्ते चीन ने रूस पर दबाव बनाने की कोशिश की कि भारत को रूस से हथियार न मिले, लेकिन चीन को रूस ने जरा भी भाव नहीं दिया, बल्कि तय वक्त से पहले ही हथियार भारत को देने पर राजी हो गया। चीन भी किसी जमाने में रूस से हथियार खरीदा करता था, बल्कि चीन की फौज के पास बहुत से हथियार रूस में ही बने हैं। लेकिन उनमें ज्यादातर वो हथियार हैं जो सोवियत संघ के जमाने में रूस बनाया करता था। उनमें छोटे मोटे बदलाव कर दुनिया के कई मुल्कों को रूस वही हथियार बेचता रहा और इन्हीं मुल्कों में चीन भी शामिल रहा। लेकिन पिछले 2 दशकों में चीन और रूस के बीच हथियारों का कोई बड़ा सौदा नहीं हुआ, जबकि भारत की मदद के लिए केवल रूस नहीं बल्कि इजराइल भी खड़ा। पाकिस्तान के बालाकोट में जब भारतीय फौज ने एयर स्ट्राइक की तो आतंकियों के कैंपों पर स्पाइस बम गिराए थे। ये इतने ताकतवर बम हैं कि 70 किलोमीटर दूर तक तबाही मचा सकते हैं। स्पाइस बम भारत ने इजराइल से खरीदे थे और अब एक बार फिर इजराइल से भारत की फौज को स्पाइस बम मिलने वाले हैं। इस बार जिन बमों का सौदा हुआ है वो पिछली बार के बमों से कहीं ज्यादा घातक हैं। ये भारत की फौज की आक्रामक तैयारियां तो हैं ही, भारत की दुनिया के बाकी देशों से जुगलबंदी भी है। दुनिया की बड़ी ताकतें भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हैं। रूस हो, इजराइल हो, जापान हो, अमेरिका हो। चीन को इस बार किसी का साथ मिलता नहीं दिख रहा। 1962 में जब भारत और चीन भिड़े थे तो भारत के सामने 2 बड़ी चुनौतियां थी। पहली तो यह कि फौज के पास अच्छे हथियार नहीं थे, दूसरी ये कि अमेरिका समेत दुनिया की कोई बड़ी ताकत मदद के लिए भारत के साथ नहीं आई। इस बार दोनों ही मुश्किलें चीन के साथ हैं। तैयारियों में भी हिंदुस्तान भारी दिख रहा है और कूटनीति के मामले में चीन चौतरफा घिरा हुआ दिख रहा है।
बालाकोट वाले बम से चीन को सबक सिखाने की तैयारी। इस बार स्पाइस 2000 बम से चीन को दहलाने की बारी। चीन के साथ बढ़ते तनाव के मद्देनजर हिंदुस्तान किसी भी तरह का जोखिम नहीं लेना चाहता। धोखेबाज चीन से निपटने के लिए भारत अपनी सेना को और ताकतवर बनाने की कोशिशों में पूरी शिद्दत से जुटा है। चीन से लगती सीमा पर फाइटर जेट की तैनाती के साथ साथ मारक हथियारों का जखीरा तैयार करना इसी की बानगी है। तो अब हिंदुस्तान की फौज शक्तिशाली स्पाइस 2000 बम के एडवांस वर्जन को खरीदने पर विचार कर रही है। अपने लक्ष्य पर सटीक निशाना साधने में माहिर ये बम किसी भी इमारत और बंकर को तबाह करने में सक्षम है। दुश्मन को जमींदोज करने में इस बम का कोई जवाब नहीं। आसमान से जमीन पर मौजूद दुश्मन को धूल में मिला देना इस बम की एक ऐसी खूबी है जिसका तोड़ किसी के पास नहीं। तो शायद यही वजह है कि भारत इजराइल से स्पाइस 2000 बम का आधुनिक संस्करण खरीदने की योजना बना रहा है। मिराज 2000 लड़ाकू विमानों में इस बम को लगाकर चीन को घेरने की तैयारी की जा रही है। पूर्वी लद्दाख में चीन को सबक सिखाने में स्पाइस 2000 बम बेहद अहम साबित हो सकते हैं। ये काफी उपयुक्त होगा क्योंकि मौसम जब बदलता है या जीपीएस सिस्टम आपका डिसेबल हुई होता है तब भी इस स्पाइस अपना कार्य करके आ जाएगा अपनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी से। जो उसके अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं, ऐसे बंकर्स जो हिल साइड में छिपे हुए हैं, वहां जाकर वह हमारा आ सकता है। स्पाइस का मतलब स्मार्ट, सटीक और कम लागत वाला है। ये कोई सामान्य बम नहीं है बल्कि एक गाइडेड मिसाइल की तरह काम करता है और अपने साथ इतनी भारी मात्रा में बारूद लेकर जा सकता है कि लक्ष्य को पलक झपकते धूल में मिला दे। ये 70 किलोमीटर दूर मौजूद लक्ष्य पर निशाना लगा सकता है। तो इसका आधुनिक संस्करण बंकर के साथ ही मजबूत से मजबूत चीज को भी ध्वस्त करने में सक्षम है। तस्वीरें इसकी तस्दीक करती हैं। अब समझिए कि स्पाइस 2000 बम चीन के लिए चुनौती कैसे है। स्पाइस 2000 बम खुद ही अपना रास्ता बदलने में सक्षम है। इस स्मार्ट बम में एक कैमरा लगा होता है जो लक्ष्य को साधने में मदद करता है। स्पाइस 2000 बम के 2 संस्करण हैं। एक संस्करण में 1000 किलोग्राम का वॉरहेड लगा होता है जबकि दूसरे में 500 किलोग्राम वॉरहेड लगा होता है। इस बम में एक चिप के जरिए लक्ष्य से संबंधित आंकड़े डाले जाते हैं जिसके बाद बम को लड़ाकू विमान में फिट कर दिया जाता है। इसके बाद जब विमान लक्ष्य से एक पूर्व निर्धारित दूरी और ऊंचाई पर पहुंच जाता है तो वो इस स्मार्ट बम को दाग देता है। फिर बम में मौजूद ऑनबोर्ड कंप्यूटर इसे पूर्व निर्धारित लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ाता है। फायर एंड फॉरगेट मिसाइल जिसे कहता है वो है। यह काफी स्टैंड ऑफ है, मतलब कि अपने आप वह जाकर अपना ऑटोनोमस स्टैंड ऑफ वेपन जिसे कहते हैं, अपने आप अपना टारगेट पहचान कर उसे मारकर आ सकता है। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कई बार इसमें टैक्टिकल फ्लेक्सिबिलिटी भी होती है ट्रैजेक्टरी में कि आप इसे परिवर्तित थोड़ा कर सकते हैं, आपके हाथ में है। 15 जून को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीन के सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। इससे दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है। फिर से टकराव होने की आशंका के बीच रक्षा मंत्री ने थल सेना, वायुसेना और नौसेना को पहले ही ये निर्देश दे दिया है कि वो एलएसी पर अपनी तैयारियों को बढ़ाएं। तो यही वजह है कि सेना ने इजराइल से स्पाइस 2000 बम के आधुनिक संस्करण खरीदने की योजना बनाई। चीन के खिलाफ तनाव बढ़ने के बाद भारत सरकार ने इस तरह की सैन्य खरीद के लिए सेना को विशेष अधिकार भी दे रखे हैं। भारतीय सेना को 500 करोड़ का फंड देने का मकसद किसी भी चुनौती से निपटने के लिए बेहद कम वक्त में खुद को तैयार करना है। तो ये सरकार का बड़ा ही अच्छा कदम है। जहां तक सवाल है स्पाइस का 2000 का कुछ और बम खरीदने की, ये काफी उपयुक्त होगा क्योंकि मौसम जब बदलता है या जीपीएस सिस्टम आपका डिसेबल हुई होता है तब भी इस
स्पाइस अपना कार्य करके आ जाएगा अपनी पिन पॉइंट एक्यूरेसी से, जो उसके अंदर सेंसर्स लगे हुए हैं। इजराइल में बना स्पाइस 2000 बम भारतीय वायुसेना का एक पारंपरिक बम है, जिसका इस्तेमाल फ्रांस में बने मिराज 2000 लड़ाकू विमानों में किया जाता है। भारत ने 27 फरवरी 2019 को पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के आतंकी ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए इसी स्पाइस 2000 बम का इस्तेमाल किया था। इस बम ने जैश के आतंकी अड्डों को नेस्ते नाबूद कर दिया था। तो अब बारी चीन को सबक सिखाने की, लिहाजा इस बम का आधुनिक संस्करण जल्द हासिल करने की कवायद तेज कर दी गई है।